हेलो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी क्वेश्चंस के रिवीजन की, जिसका हमने कल एक लेक्चर किया था। आज हम उसी की नेक्स्ट सीरीज में आगे करते हुए हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। मतलब जो 1858 से 1947 के बीच में अधिनियम पारित किए गए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद ही हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कि 1858 तक हमने कल क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और 1853 का जो लास्ट अधिनियम था उस तक हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। और आज हम इसको पहले इसके जो नोट्स हैं इसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि घटना चक्र की बुक में छोटे छोटे नोट्स के तौर पे हमको एक रिवीजन टाइप में दिया गया है। तो पहले हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे, देन हम उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। से ब्रिटिश, अभी ये हमारा है जो 1858 से 1947 तक का है। ब्रिटिश संसद ने के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यानी उससे पहले किसके अधीन था? उससे पहले कंपनी के अधीन था, लेकिन 1858 के अधिनियम में क्या, अब सीधे यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन राज करेंगे, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन सीधे कार्य करेगा भारत शासन। तो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, यानी 1818 के 58 से गवर्नर जनरल को अब हम क्या कहने लगे? भारत का वायसराय। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया था, और उसी तरीके से अब जो गवर्नर जनरल था उसको 1858 में हम भारत का वायसराय कहने लगे। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी जो ब्रिटिश क्राउन था उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, वो भारत का वायसराय होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। हमको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, यानी एक तो क्या था, गवर्नर जनरल को हम भारत का वायसराय कहने लगे। दूसरा, अब हमने एक पद और बना दिया, भारत का राज्य सचिव। कब? 1858 के शासन अधिनियम में, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए, या किसकी सहायता के लिए? भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए एक हमने 15 सदस्य की परिषद के गठन का प्रावधान किया। तो ये हमारी जो विशेषता थी रिवीजन के तौर पे, ये 1858 के भारत शासन अधिनियम की थी। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। हमसे अगर कोई पूछता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। जो हमारे 1773 के एक्ट के तहत बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था, अब यहाँ से दोबारा से उनको अलग अलग विधायी शक्तियां देकर हमने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। कब? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, यानी अब हर वायसराय आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है, जो मैक्सिमम 6 महीने तक इफेक्टिव होगा, यानी जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है, जिसका अध्यादेश का जो टेन्योर होगा वो 6 मंथ का होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से अब हमारा नेक्स्ट है, पहले हमने किया 1858 का भारत शासन अधिनियम, और अब हम कर रहे हैं फिर हमने किया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय और राज्य विधान परिषद में, यानी प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। 1861 के अधिनियम में क्या था कि हमको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन 1892 में हमें वार्षिक बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार हमें नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी।
तो जो 1892 का जो अध्यादेश है, 1892 का जो हमारा अधिनियम था, इसकी जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये थी, हमारे भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। हमको जनरली पूछा जाता है क्वेश्चंस में, जैसे यूपी स्टेट का कोई भी एग्जाम है, अदर स्टेट्स के एग्जाम है, नॉर्मली वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। 1909 को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी अब हमें कानून बनाने और उसको प्रशासन, यानी एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ होता है ना विधायी शक्तियां और कार्यकारी शक्ति, यानी एक कानून बनाएंगे, एक कानून को लागू करेंगे। तो अब हमको दोनों शक्तियां मिली, विधि निर्माण की और प्रशासन, दोनों में हमारा रिप्रेजेंटेशन होने लगा। इसके तहत जो वायसराय की हमारी कार्यकारी परिषद थी, उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। और जब भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया तो वो पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, हमें इसमें क्या हुआ, और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए जो हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसका प्रावधान किया गया। तो हमने जो पढ़ा भारत परिषद अधिनियम 1909, उसकी विशेषता क्या थी? इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसने हमें विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसके तहत एक वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसको शामिल किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था 1892 में, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो थी वो आई थी 1919 में। ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत राज्यों में यानी प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब 1935 में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए इनको अलग अलग निर्वाचन पद्धति बना दी गई। इस अधिनियम के तहत 1937 में ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, यानी जो आज म्यांमार है उसको ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया गया। जो नए प्रांत यानी सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ।
इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो ये जो हमने 1858 से 1947 तक के अधिनियम को रिवाइज किया है, बेसिकली ये एक रिवीजन नोट्स के तौर पे ही हमें ये घटना चक्र की बुक में दिए गए हैं। लेकिन हमको ये रिवाइज करने के बाद अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। जैसा कि हमने ये पढ़ा था अभी पीछे कि 1892 में ये भारतीय बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन है इसके भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2003 में आया है, तो इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमने पढ़ा था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सांप्रदायिकता के आधार पर जैसे मुस्लिमों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इनके लिए की गई थी, अलग अलग निर्वाचन की। इसकी व्याख्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1900 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये तो सबको ही पता है, 1935 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ये याद रखेंगे कि जो संघीय न्यायालय था उसके पहले न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस ग्वेयर। भारत का संघीय न्यायालय 1937 में बना था और अधिनियम पूछे तो 1935। केंद्र में द्वैध शासन किसके अंतर्गत आया था, 1935 के। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि ये भी यूपीपीएससी आरआई का है 2014 का। नेक्स्ट है 1919 की विशेषताएं बतानी है आपको। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यस, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन में नहीं, ये 1909 में हुआ था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, यस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी, 1892 में नहीं, 1909 के नहीं, 1919 में या 1935 में। भारतीय विधानपालिका को पहली बार द्विसदनीय 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला जो हमने भी पढ़ा, 1919 एक्ट। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति कब मिली थी,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और यद्यपि इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति आर्टिकल 123 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित। यानी आज जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 123 का वर्णन किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से ही प्रेरित है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता ये 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम। ये MPPCS 2017 का क्वेश्चन है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। आगे है ये IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ऐसा कोई वर्णन था? नहीं। मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड अधिनियम 1919 में था? नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935, यस, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये प्रेरित है, जो हमारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक के हमारे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक्ड इट then tell me. Thank you for watching this video. We will continue this series